वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, ख़बर यह है कि पंजाब के सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन के लिए सेहत कार्ड अब मुफ्त नहीं रहा। तनख्वाहों से हेल्थ इंश्योरेंस की रकम काटी जाएगी। न सिर्फ ये बल्कि सेहत कार्ड से सिर्फ मुफ्त आटा स्कीम के अहल अफराद ही मुस्ताफीद हो सकेंगे। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी अदा करेंगे। ये मामला क्या है, वजूहात इसकी क्या हैं और क्यों सेहत कार्ड अब सरकारी मुलाजमीन के लिए भी मुफ्त नहीं रहा, ये जानने के लिए हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियाँ नवीद साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ साहब, ये क्या मामला है, क्या वजह है कि पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट मुलाजमीन दोनों के लिए सेहत कार्ड अब मुफ्त नहीं रहा? वो ऐसा है जी कि पहले इन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जिनका 8,000 बिल आता है मोबाइल का, वो एलिजिबल नहीं है। फिर जिस घर का 1 लाख रुपए बिजली का बिल आता है वो एलिजिबल नहीं है। फिर कोई अगर बाहर का टूर कर लेता है वो भी एलिजिबल नहीं है। चलो ये बात तो मान ली, लेकिन अब इन्होंने कहा जी कि इस वक्त जितने भी पंजाब के प्राइवेट व सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी अब प्रीमियम अदा करेंगे। उनकी कटौती होगी, इंश्योरेंस कटौती होगी और उसके बाद फिर जाके वो एलिजिबल होंगे। यानी कि उनके लिए भी एक जो मुफ्त पूरे पंजाब में एक मंसूबा था सेहत कार्ड का, वो भी ख़त्म कर दिया गया। ये सूबाई निगरान हुकूमत ने जो है वो हाँ, वैसे बाकी सारे काम करने के लिए जब पॉलिसी मेकिंग और कुछ स्टेप्स लेने की बारी आती है तो कहा जाता है निगरान हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ऐसे इकदाम उठाते वक्त इनके कोई हाथ नहीं बंधे हुए। बुनियादी तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये ख़त्म करना है। चूँकि ये कह चुके हैं कि बजट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने पहले कहा था कि हम डाटा मरतब कर रहे हैं। 1 माह हो चुका है, 4 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि जी हम एक डाटा बना लेंगे, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जो आटा वाली लिस्ट है जिसमें आटा फराहम किया गया, वो तो लिस्ट ही ये खुद ही कहते हैं कि ठीक नहीं है। तो उसमें तो बहुत सारे लोग बेचारे इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उनके नाम पर लिए जा रहे हैं लोग, तो वो डाटा अभी तक मरतब नहीं किया। फिर इन्होंने कहा था जी हम ऐसा करेंगे जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए अगर उन्होंने प्राइवेट करवाना है तो वो 30% अदा करेंगे और 70% गवर्नमेंट अदा करेगी। वो भी अभी तक शुरू नहीं हो सका। फिर इन्होंने गायनी का भी बंद कर दिया है। गायनी का इन्होंने कहा जी ये इल्ज़ाम लगाया जी सी सेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हम ये इसके ऊपर भी कर रहे हैं। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ तो ये बंद कर रहे हैं। सेहत कार्ड एक हिसाब से इस वक्त बंद है। जब इनसे आप बात करेंगे ये कहेंगे जी ऐसा नहीं। लाज़मी थे उनके लिए सेहत कार्ड अवेलेबल था। देखिए जी, पहले तो हर एक के लिए था, हर एक के लिए था, कोई भी चला जाए, खा वो सरकारी है, प्राइवेट है, आम फर्द है, कोई भी उसके लिए। पिछली सबसे पहले तो आम लोगों के लिए बंद हुआ और इसको कहा गया कि अब सबसे पहले दिल और गायनी के मरीजों के लिए बंद हुआ। फिर अब उन्होंने बंद कर दिया है कि जी जो सरकारी मुलाजमीन है ना वो और प्राइवेट मुलाजमीन अगर कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो उनका प्रीमियम कट जाएगा, इंश्योरेंस कटेगी। यानी कि अगर मैं भी यहाँ पर नौकरी कर रही हूँ तो मेरा नौकरी के सोर्स से ही यहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस की मद में कट रहे होंगे। इसका भी वो डाटा मरतब करेंगे और ये इसमें मुख्तलिफ महकमे मिलकर ये काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक हिसाब से इस प्रोग्राम को उन्होंने इसके ऊपर बेशुमार एलिगेशन लगाए। फिर बजट की भी खुद उन्होंने कह दिया जी। फिर ये कहते हैं कि जी अच्छा मनसूबा है, हम बंद नहीं करना चाहते। आप बंद तो कर चुके हैं, अमली तौर पर इस वक्त बंद हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर में ये काम नहीं होता, सरकारी में वैसे भी। जी आप पूछ रहे हैं। जी जी, सरकारी मुलाजमीन के लिए बंद करने की वजह क्या है कि आपका ये ख्याल है और आपका ये कहना है कि अल्टीमेटली हर एक के लिए सेहत कार्ड ही बंद बिल्कुल इसका ख्याल मैं आपको असल बात यही बताऊंगा कि बजट एक दिन हमने हमारे किसी एक प्रोग्राम में सूबाई निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम ने कह दिया था कि असल बात ये है कि इतना ज़्यादा बजट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, जब हम बात करते हैं निगरान सेटअप की तो वो भी किसी के इमा पर ये कर रहे हैं ना, मतलब इसका मतलब है कि पीछे फेडरल हुकूमत है, PMLN की हुकूमत है, कौन है पीछे? बिल्कुल पीछे वही है, वफाकी हुकूमत है। वो चाहते हैं कि इसी निगरान हुकूमत के दौर में ये बंद हो जाए और जब निगरान हुकूमत के दौर में बंद हो जाएगा तो वो जब इलेक्शन आएगा तो उसमें वो अगर कोई सवाल भी करता है, पब्लिक पूछती भी है, तो वो कहेंगे जी हमने तो ये बंद नहीं किया, ये तो निगरान हुकूमत करके चली गई है। अगर कोई सियासी हुकूमत बंद करती इस मनसूबे को, जो कि ये अवामी फलाह का मनसूबा बंद करना मुश्किल काम होता है, खा वो कोई भी सियासी जमात उसको शुरू करे। अब यह है कि वो निगरान हुकूमत के ऊपर रख कर उन्होंने जो है वो इसको
बंद अच्छा, ये जो करवाना है। सरकारी मुलाजमीन अपनी और अपनी फैमिली के लिए जो है प्रीमियम अदा करेंगे, हाँ इसको जी, भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, प्रीमियम मैं कितने बता दूं, पैसे अभी ये डिसाइड कटेंगे। नहीं हुआ। अभी सिर्फ ये डिसाइड हुआ है निगरान कबीना में कि ये इनसे प्रीमियम हम लेंगे। अब ये डिसाइड उन्होंने करना कितना लेंगे, वो आपकी तनख्वाह से कटौती होगी, आपकी ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी आप अपनी फैमिली की कटौती भी कराएंगे। इसका मतलब तो करोड़ों तो सरकारी व प्राइवेट मुलाजमीन है ना, करोड़ों तो ये आगे। और फिर जो है वो उसकी बात कर लें, 8,000 मोबाइल बिल तो बहुत ही कम लोगों का, बहुत अमीर तरीन जो लोग हैं उनका आता होगा। जो बेचारे गरीब हैं वो तो 1,000 में पैकेज कराते हैं, 1,000 में पैकेज करवाने के बाद पूरा महीना उनका निकलता है। एग्जैक्टली। वो तो चलो ठीक है, 1 लाख बिजली की बिल वाली बात भी ठीक है, चलो किसी ने फॉरन टूर कर लिया उसको भी आप निकाल दें, और लेकिन किसी को दें तो सही, आप तो किसी को दे ही नहीं नहीं, रहे। अब वो कह रहे हैं कि सेहत कार्ड से सिर्फ जो मुफ्त आटा स्कीम के अहल अफराद हैं वही मुस्ताफीद हो सकेंगे। ये मुफ्त आटा स्कीम जो है, मुफ्त आटा जो है डिस्ट्रीब्यूट लोगों में किया जाता है, उसके क्या मेरिट्स हैं, और जो लोग उसमें रजिस्टर्ड होंगे सेहत कार्ड उन्हीं के लिए होगा? इन्होंने तो वैसे कहा था कि हम एक अपना डाटा बनाएंगे, जो कि एक मुश्किल काम है। बैंक डाटा बनाना एक मुश्किल काम होता है, इतना टाइम लगता है उसके ऊपर। इन्होंने कहा था कि ये 2-4 दिन की बात है, बना लेंगे, हम अपना मरतब कर रहे हैं और उससे हकदार लोगों को जो है हम देंगे। लेकिन ये वो भी मरतब नहीं कर सके। आटा स्कीम में अब इन्होंने पता नहीं, वो आटा स्कीम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली ही जो है वो लिस्ट है, उसी से इन्होंने आटा स्कीम पे लोगों को दी है। तो उसमें तो जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो खुद इन्होंने कहा था कि जी हम उसके ऊपर लाई नहीं वैसे आप करते। क्योंकि बहुत वसी तजर्बा रखते हैं, आप हेल्थ की बीट भी करते हैं, आप फील्ड में भी रोज़ाना जाते हैं, अभी आपको सेहत कार्ड सरकारी या प्राइवेट कहीं पर भी इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है? और ये दिल के मरीजों की बात की थी कि उनका 30% उनको खुद अदा करना पड़ेगा, 70% गवर्नमेंट अदा करेगी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात थी, क्योंकि ये अगर हम सरकारी हॉस्पिटल्स देखें तो वो बर्डन उन पर बहुत ज़्यादा आ जाता है। आपने देखा कि सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजा हो रहा है दिल के मरीजों का? देखिए जी, सरकार के सेटअप में सेहत कार्ड के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। आज आप चले जाएं पीआईसी में, पीआईसी की एग्जांपल दूंगा, इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है। कोई आपने अगर बाईपास कराना है तो आपको 1 साल से पहले का, वो मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ, 1 साल से पहले का कोई टाइम मिल जाए, ये मिनिमम। हालांकि इससे ज़्यादा का टाइम दिया हुआ है बाईपास का। एंजियोग्राफी करानी है, स्टंट डालना है, आपको कुछ सिफारिश होनी चाहिए। आपको बगैर सिफारिश के वहाँ पे होता ही नहीं काम। चले जाए जाके कोई देख ले। हम रोज़ देखते हैं लोग रोते हैं, रोज़ हमें कहते हैं कि जी ये करवाना है, रोज़ हम लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। देखें कुछ सर्जरीज़ में, जिस तरह जनरल सर्जन है, पित्ते का ऑपरेशन करना है, वो चल रहा है। पित्ते का ऑपरेशन हाँ जी, सेहत कार्ड पर हाँ चल जी, रहा है, वो प्राइवेट पे या सरकारी प्राइवेट पे? में, प्राइवेट में, प्राइवेट पे चल रहा है सेहत सरकार कार्ड। के सेटअप में तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। हाँ, वो तो सरकार ऑलरेडी के आपका सेटअप फ्री में ऑफ तो कॉस्ट। ये कहते हैं जी हम सेहत कार्ड के ऊपर करते हैं और दवाइयाँ भी वो मरीज़ अपने पैसों से बाहर से लेके आता है। बिल्कुल, और वैसे भी सरकारी हॉस्पिटल्स तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन्होंने बराए नाम वहाँ पर सेहत कार्ड का इजरा कर दिया था, वहाँ होने भी लग गया था, लेकिन अल्टीमेटली हमने बेज़ाब्तियाँ ही देखी। तो इसका असल फ़ायदा ये है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये जो सहूलत थी उसको बरकरार रखा देखिए जाए। बेज़ाब्तियाँ इतनी अभी नहीं थी, इन्होंने कुछ डाटा सामने नहीं लेके आए अभी तक। इन्होंने कहा था जी करोड़ों अरबों की करप्शन हो गई है, कुछ चीज़ सामने तो नहीं आई। और फिर ये देखें, ये हर बंदा समझदार है, ये बात समझने वाली है। हमें ये बताएं कि आप कहते हैं जी करोड़ों अरबों की बेज़ाब्तियाँ हो गई हैं, लेकिन आपके जो अफसरान हैं जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो तो अभी भी आपने ट्रांसफ़र नहीं की, अभी भी आपने उहदों से नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर कैसे हम मान जाएं कि जी वहाँ पे करप्शन हुई है? अच्छा, एक आपने ये भी कहा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जैसे एक गॉल ब्लैडर ऑपरेशन सर्जरी हो गई, वो सेहत कार्ड पर हो रही है। इसके अलावा कौन कौन सी सर्जरीज हैं जो सेहत कार्ड पर हो रही हैं? देखें जी, इसके अलावा कोई इतना ख़ास लोगों को बेचारों को ज़्यादा ऑपरेशन का था, ऑपरेशन करवा लेते थे कोई ना कोई। बाकी ज़्यादा जो दिल के मरीज़ हैं वो आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ बढ़ चुकी है। लोग बेचारे यंग लोग हार्ट अटैक का शिकार होकर जो है वो उनकी डेथ हो रही है। कल ही जो है पीआईसी के बहुत हमारे अच्छे दोस्त डॉक्टर बीप अफजल साहब, कार्डियोलॉजिस्ट थे बड़े मरूफ, उनकी बेचारे कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उनकी जो है वो डेथ हो गई है। तो ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेते हैं लोग, सबसे बड़ी वजह ही इस वक्त यंग लोग हार्ट अटैक का लेकिन शिकार होकर। प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, मैं दोबारा से प्रोसीजर इसमें पूछना मैं आपको चाहूंगी बता आपसे। दूं कि ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रहा था वो इसमें ये था, एक गाल ब्लैडर का जो मैं आपको बताता हूँ कि वो ऑपरेशन हो जाता था। दूसरा ये है कि इसमें दिल का हो जाता था, गायनी का। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके अलावा भी हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं था। लेकिन ये 3 चीज़ें ज़्यादा ये अब 3 में से सिर्फ एक हो रहा है, 3 में से प्राइवेट सेक्टर में उसका हो रहा है, गॉल ब्लैडर का हो रहा है, बिल्कुल वैसे हो रहा नहीं हो है। रहा। ठीक है, गायनी मुकम्मल तौर पर बंद है। और
कार्डियोलॉजी दिल के जो मरीज़ हैं वो भी बंद है, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जी हम 30% दे के इनको इजाज़त देते हैं, लेकिन इन्होंने फिल वक्त जो है वो सारी लैब अच्छा, बंद दूसरा कर ये दी। कि हमारे पास आखिरी 2 मिनट है, मुझे ये बताएं बेज़ाब्तियों के हवाले से हमने देखा कि सेहत कार्ड में करप्शन तो बहुत थी, कुछ चीज़ों के आप भी आई विटनेस हैं और कुछ चीज़ों की मैं पर्सनली खुद भी आई विटनेस हूँ। बजाय इसके कि आप बेज़ाब्तियाँ दुरुस्त करते, बेज़ाब्तियों में जो मुलव्वस अफराद थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते, दे डिड नथिंग। सो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में जो मुलव्वस अफराद थे बेज़ाब्तियों में, करप्शन में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और इसके साथ साथ ये जो डेटा मुरतब करने की बात की जा रही है, इसमें कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व होंगे और ये काम आपको लगता है हो सकता है, होगा तो कब तक होगा? देखिए जी, सबसे पहली बात जो आपने की है जी कि जो करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है और इसको ठीक करते, मेरा यही पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ आपके पहले प्रोग्राम में, आज भी मैं अभी भी कहता हूँ। देखिए जी, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर सेहत, आपके राइट और लेफ्ट वो लोग बैठे थे जो इस सेहत कार्ड के निज़ाम को चला रहे थे, आपने उनको कुछ नहीं कहा। इसका मतलब कोई करप्शन नहीं हुई, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जो हेड है जो इसको जो इस सेहत सूरत कार्ड को चला रहा था उनको तो आप कुछ नहीं कह रहे, और आप कह रहे हैं कि अरबों की करप्शन हुई है। अरबों की करप्शन हुई है तो सामने लाए ना। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद आपने कोई चीज़ सामने और नहीं लेके आएंगे। ये इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम गुजर जाएगा, नोट कर लें, आपके प्रोग्राम में आज मैं कह चुका हूँ कि ये नहीं लेके आएंगे। बाकी ये है कि इसमें आपने पूछा कि ये आपने डाटा मरतब करने की बात पूछी जी है, जी जी तो इसमें उन्होंने सोशल डिपार्टमेंट जो और मिल के इन्होंने कहा था कि जी हम 2-3 डिपार्टमेंट मिल के ये बनाएंगे, लेकिन अभी मेरा ख्याल शुरू ही नहीं किया काम इन्होंने। बिल्कुल ठीक। सो आपको लग रहा है कि आने वाला मुस्तकबिल जो है वो तारीख ही है ये सेहत एक कार्ड वो का, और अल्टीमेटली इन्होंने ख़त्म ही बेल्ट, करना है, ये मनसूबा चढ़ चुका है। अगर ये शुरू किया था, इसमें क्योंकि ये हो आपको सकती लगता है हैं, कि तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था इसलिए ये लोग इसको बस खत्म ये करना इसी चाहते तरह है हैं। जी, इसी हालांकि अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बहबूद के लिए, अवाम की फैसिलिटेशन आसानी के लिए ये एक मंसूबा है जिसको जारी रहना चाहिए, डिस्पाइट कि किस पार्टी ने इसको स्टार्ट किया था और किसके सर पर इसका सहरा है। ये इंतहाई गलत इकदाम है और ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ पाकिस्तान और यहाँ पर ये तमाम चीज़ें होती हैं। सो मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि आने वाला मुस्तकबिल इसका ये कोई ठप हो नहीं है, गया, ठप हो अनलेस के चुके। तहरीक इंसाफ ही दोबारा हुकूमत में आ जाए या कोई बिल्कुल ऐसे ही है, दर्द वो दिल अपना रखने मनसूबा वाला चलाए। इंसान हालांकि या सियासतदान। ये मनसूबा भी ये भी नोट कर लेंगे, 2016-17 में ये मनसूबा नून लीग ने भी शुरू किया था, ठीक है, लेकिन अब चूंकि इसका फ़ायदा आवाम को बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो अब और अवाम को फ़ायदा हो रहा था, तो ये बात जो है हमारे सियासतदानों से कहाँ हज़म हो। अनफॉर्चुनेटली इसका भी मुस्तकबिल हमें कोई नहीं नज़र आ रहा। बट थैंक यू सो मच मियां नवीद साहब, हमारे सामने हकाइक रखते हैं व्यूज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, गुज़श्ता रोज़ मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और मैट्रिक के इस रिज़ल्ट में अगर हम बात करें तो लाहौर से तूबा आज़म ने 1091 नंबर्स आउट ऑफ 1100 हासिल किए, और इनके साथ साथ जो सेकंड पोजीशन हासिल की उनका नाम है अब्दुल्ला, जिन्होंने 1090 नंबर हासिल किए। अच्छा, सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है, तूबा के 1091 मार्क्स हैं, अब्दुल्ला के 1090 मार्क्स हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड ये पोजीशंस थी, और ऑब्वियसली इन लोगों के घर खुशी का समा था। बहुत से बच्चे ऑब्वियसली जो कल पास आउट हुए, सो उनके लिए एक बड़ा मतलब कहें कि एक सेलिब्रेशन थी कल सबके घर में, जिन जिन के बच्चों ने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हुए थे। और अब अगली जो हैसल है वो स्टार्ट हो चुकी है कि कौन सा बच्चा किस कॉलेज में जाएगा और आगे कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्ट करेगा। एनी हाउ, अभी हमारे साथ पोजीशन होल्डर तूबा इस वक्त मौजूद है। तूबा, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने ज़बरदस्त मार्क्स हासिल किए। सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कितनी मेहनत आपने इन मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में की, और इतने ही मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे या इससे ज़्यादा किए थे या इससे कम किए थे? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मेहनत तो ऑब्वियसली कम ही थी, अल्लाह ने ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। अल्लाह की स्पेशल ब्लेसिंग हुई है मुझ पे, और एक्सपेक्टेशंस तकरीबन इसके आसपास ही थी, लेकिन उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिला है उससे मुझे, तो बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? कंप्यूटर साइंसेस और आर्ट्स? नहीं, बायो साइंसेस। बायोलॉजी, साइंस विद बायो, ओके ओके। सो अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? नेक्स्ट इंशाल्लाह प्री विच इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कॉलेज करूँगी मैं एंड, कॉलेज में। अच्छा, अगर आपने अच्छा मोस्टली होता ये है कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना हो तो मोस्टली बच्चे कंप्यूटर साइंसेस रखते हैं। आपने उस वक्त बायोलॉजी ऑप्ट किया और अब आप प्री इंजीनियरिंग करना चाह रही हैं। मोस्टली जो बायो के साथ होते हैं वो प्री मेडिकल करते हैं। सो व्हाई नॉट
प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग विद बायो एक्चुअली? बायो इसलिए मैट्रिक में रखी ताकि बेस तो एटलीस्ट पता हो। जी बिल्कुल ठीक हो गया। हम तूबा से दोबारा राब्ता करते हैं। तूबा एक दफ़ा फिर से हमारे साथ मौजूद है। अच्छा तूबा बताइएगा, आप बता रही थी कि बायोलॉजी आपने इसलिए रखी ताकि आपको बेसिक्स पता हों, राइट? अपनी जी बात को जी। कंटिन्यू कीजिएगा। बायो की वजह से आगे वैसे भी तीनों सब्जेक्ट सेम थे एकदम मैट्रिक में, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स। प्री इंजीनियरिंग में भी ये तीनों सब्जेक्ट्स दोबारा आ जाते हैं, सिर्फ बायो ओमिट हो जाएगा, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैथ्स तो था अभी भी। प्री इंजीनियरिंग परस्यू इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है। सही, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है। और व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर? फ्यूचर का क्या इरादा है? एक हर बच्चे ने सोचा होता है ना कि अच्छा हम ये काम करेंगे। सो आपने अपने लिए क्या सोच रखा है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ अच्छा, और यू देन वांट टू मैं बिकम अ सॉफ्टवेयर सीएसएस इंजीनियर। को भी ट्राई दूंगी। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ जब आपको अपना रिज़ल्ट पता लगा तो ये आपके लिए कितना खुशी का लम्हा था, और आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए कितना ज़्यादा खुशी का लम्हा था? ऑब्वियसली सब बहुत ओवरवेल्म थे और एक शॉकिंग न्यूज़ भी थी, एक अनबिलीवेबल फीलिंग भी आ रही थी, लाइक मिले जुले जज्बात थे, सब बहुत इमोशनल भी हो रहे थे। सो काफ़ी खुश थे, एक्साइटेड थे सब रिजल्ट सुन के। देन हर जगह से मुबारकबाद रिसीव कर रहे थे। तो पोजीशन खैर बाद में पता चली, मार्क्स का पहले था, पहले इन्फॉर्म हो गए थे मार्क्स। अच्छा ये पोजीशन भी बाद में पता बताएं, चली। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये भी बताएं कि इन मैट्रिक के इम्तिहानात के लिए आपने कितनी मेहनत की और आपका ताल्लुक किस स्कूल से है? मैं दारुल स्कूल शादबाग गर्ल्स कैंपस से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेहनत तो हर स्टूडेंट को करनी ही पड़ती है अपने तौर पे। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं थी। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच तूबा, हमारे साथ मौजूद थी। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, बट हमारी बेस्ट विशेस तूबा के साथ हैं कि ये जो भी आगे करें इसी तरह कामयाबियां समेटती रहें। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि करंट ट्रेंड्स क्या हैं फ़र्नीचर में, और जब आपने अपने घर की तज़ीनो आराइश करनी होती है तो उसमें जब आपने फ़र्नीचर को ख़रीदना है तो उसके लिए आपने किन किन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातर रखना है, मतलब जिसको फ़ोकस करके फिर आप फ़र्नीचर ख़रीदें ताकि आपका जो एरिया है, जो आपकी जगह है, उसके मुताबिक फ़र्नीचर आए, वहाँ पर फिट इन भी और ख़ूबसूरत भी लगे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने घर को सजा तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उनके घर का जो डिज़ाइन होता है, जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, वो उनके फर्नीचर के साथ मैच नहीं कर रही होती। अल्टीमेटली खूबसूरती वाला जो एलिमेंट होता है वो कम्प्लीटली माइनस होता है। सो इस पर बात करने के लिए वी आर हैविंग एन आवर शो CEO शेग्यू बाय शेख, और साथ ही साथ ही इज़ ऑल्सो एन इंटीरियर डिज़ाइनर हुज़ैम शेख इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। हुज़ैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले जब हमने फ़र्नीचर ख़रीदना है तो इसके लिए स्पेस हमें पता होनी चाहिए कि हम किस जगह के लिए ख़रीद रहे हैं, कितना वो एरिया है, ये तमाम चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जिनको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फ़र्नीचर भी खूबसूरत लगे और फर्नीचर के साथ साथ वो जगह भी जो है वो अच्छी लगे, खुली लगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सेकेंडली आपके अगर मैं सवाल का जवाब दूं तो जब हम फर्नीचर बाय करने के लिए जाते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर इन आवर माइंड्स इज़ कि हमें किस किस्म का फ़र्नीचर चाहिए। फ़र्नीचर जो है वो अगर हम उसको 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो वो मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, नियो क्लासिकल और क्लासिकल डिज़ाइंस के अंदर होता है। तो हमें उसके लिए पहले अपने घर की तरफ देखने की ज़रूरत होती है कि आया हमारा घर किन लाइन्स के ऊपर बना हुआ है। अगर हमारा घर मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी लाइंस के ऊपर है फिर भी गो टूवर्ड्स दोज काइंड ऑफ फर्नीचर पीसेस। लेकिन अगर नियो क्लासिकल और क्लासिकल है तो फिर हमें उस तरफ जाना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ जो है वो जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि स्पेस, क्योंकि आपकी स्पेस जो है उस हिसाब से ही आपके फर्नीचर पीसेस कैलकुलेट होते हैं कि आपके एक रूम के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक 8 बाय 10 का कमरा है तो उसमें कितने काउच आएंगे, कितने टेबल्स आएंगे, कितने साइज़ का काउच होना ज़रूरी है, किस साइज़ का टेबल होना ज़रूरी है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। तीसरा जो है, जो मेरे हिसाब से जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्नीचर बाय करते हुए, वो है कलर पैलेट्स। कि आपका जो फर्नीचर है उसकी कलर टोनिंग्स, उसकी जो थीम है वो आपकी वॉल्स के साथ, आपकी फ्लोरिंग्स के साथ, इस हर चीज़ के साथ ब्लेंड हो रही हो, तो उसकी एक एस्थेटिक अपील भी अच्छी लगती है और वो फर्नीचर पीस इटसेल्फ भी उठ के अच्छा लगता है। वेयर एज इफ़ यू जस्ट, जिस तरह आपने मेंशन किया कि लोगों ने सामान भर के रखा होता है, तो वो भर के रखने से चीज़ अच्छी नहीं लगती है अनटिल एंड अनलेस वो दूसरी चीज़ के साथ पड़ी हुई अच्छा, अच्छी हमारे भी लग रही यहाँ है। पर ना मैंने बहुत से मतलब मैं अपने रिलेटिव्स के भी एक दो दफ़ा घर जब जाना हुआ तो मैंने एक चीज़ नोट की कि घर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसमें उन्होंने उतना ही फर्नीचर लगाया हुआ है और उस फर्नीचर के साथ साथ वो फर्नीचर बहुत ज़्यादा भारी भरकम लकड़ी का है। उनको लगता है कि जो लकड़ी का फर्नीचर और जो हैवी फर्नीचर होता है वो शायद आपको लुक दे के आप बहुत अमीर हैं, या इसके साथ साथ आप बड़ी आला क्वालिटी, आला नस्ल की चीज़ें जो हैं वो पसंद कर रहे होते हैं। वो होता क्या है कि वो ऐसे लगता है आंखों के ऊपर आ रहा है, सर को आया, जी। वो अच्छा नहीं लग रहा होता। या बिल्कुल मैंने एक दो ऐसे लोग भी देखे जिनके ड्राइंग रूम बहुत छोटे छोटे हैं। ऑब्वियसली अगर एक 5 मरले का घर है तो उसमें ड्राइंग रूम भी छोटा होगा, उसमें उन्होंने फर्नीचर जो है वो इतने हैवी रखे हुए हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी स्पेस को कम कर रहा है। जो स्पेस को कम करेगा तो वो ऐसे लगेगा सब कुछ ऊपर को आया हुआ है। सो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और कम स्पेस में किस किस्म का फर्नीचर होना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए वैसे टू बी ऑनेस्ट कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी राय, कुछ लोगों की नीड होती है कि उनको ज़्यादा फर्नीचर चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना होता है ज्यादा at certain फर्नीचर नहीं, places। लेकिन इतना भारी भारी फर्नीचर। अगर आप भारी और बड़े फर्नीचर की बात करती हैं तो वो क्लासिकल लाइंस के ऊपर यूजुअली जो फर्नीचर बनता है वो बड़ा और भारी होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो सॉलिड वुड के अंदर बना होता है। वो ये आजकल के नए मटेरियल्स ना, MDF हो गई, HDF हो गई, इनमें नहीं वो बना होता ना, उसमें ब्रास एलिमेंट्स होते भी हैं तो वो ऑन द टॉप ऑफ द फर्नीचर होते हैं, वो उसके थ्रू बना नहीं होता। तो उससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ऑल्दो ब्रास इज़ क्वाइट हैवी एज इट सेल्फ इज़, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जो क्लासिकल फर्नीचर है वो जब जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है तो उसको, उसमें कार्विंग्स होती हैं, वुड एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उसको उतना ही ज़्यादा भारी भी बना देते हैं। तो लोगों को, जिस तरह आपकी वाली बात है कि पीपल लाइक इट, कि जी हाँ जी ये थोड़ा फ्लैशी है, थोड़ा सा ओवर है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसका भी जो है अगर आप रिलेट करें तो हमारे अपने कल्चर के साथ ही कॉरिलेशन निकलती है एट द एंड, क्योंकि साउथ एशियन जो कॉन्टिनेंट है इसमें मुगल्स ने रूल किया है या इंडियन एम्परर्स, राजा महाराजा, तो अगर आप उनको भी देखें तो वो भी ऐसे ही थे, उनको भी बड़े बड़े बेड्स, बड़े बड़े फर्नीचर्स, उनके महल अगर आप देखें तो ऑल ऑफ देम वर फिल्ड विद गोल्ड, बिग बिग एलिमेंट्स आउट देयर। तो उसी चीज़ को हमारा कल्चर बस आगे लेके चलता है, तो वो एक माइंडसेट हमारे लोगों का उसी तरीके से बना हुआ है, जिसको मैं एटलीस्ट अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ कि आई चेंज इट एंड आई ब्रिंग देम टूवर्ड्स मोर ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी और स्लीक और फर्नीचर। ये कि अगर आपने किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना है ना तो फिर आपने हर पहलू पर नज़र रखनी है। ये नहीं कि आप कहें कि मतलब आपको फर्नीचर बहुत हैवी पसंद है, ये बहुत भारी लकड़ी का पसंद है, या वो जिस तरह से आप सॉलिड वुड कह रहे हैं, तो वो ये आपकी वो फर्नीचर तो आप बहुत पैसे देकर ले आए, लेकिन अगर वो खूबसूरत ही ना लगा और आपकी जगह को उसने खूबसूरत ही ना बनाया तो फिर ऐसे इंटीरियर का क्या फ़ायदा, या ऐसे फर्नीचर का बेसिकली क्या फ़ायदा। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, आप क्या इरादा रखते हैं पाकिस्तान में फ़र्नीचर इंडस्ट्री में काम करने का, जो कि एक डिफरेंट किस्म का जो है चेंज लेकर आए? पहले तो आपकी बात से कंटिन्यू करता हूँ, जिस तरह अभी आपने कहा कि उसको एक अच्छा लगना चाहिए है, उस अपनी जिस स्पेस के अंदर वो पड़ा हो उसी के ऊपर ही वर्किंग करते हुए ही, ये बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन भी यही थी और इस काम करने का जो मकसद है और जो मैं चेंज लेकर आना चाहूँगा वो भी यही एग्जैक्ट है कि आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग टू द पीपल, टू द नॉर्म। अभी अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो मोस्टली लोग, अगर कोई कनाल 2 कनाल का घर भी बना रहा है तो वो भी लोग थोड़ा हेजिडेंट होते हैं कि हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाएं ना करवाएं। कुछ लोग फाइनेंशियल रीजंस की वजह से होते हैं, कुछ लोग वैसे ही कह रहे होते हैं नहीं जी हम खुद ही कर लेते हैं। तो वो जो खुद ही करने वाला एस्पेक्ट है ना, वो लोगों को स्टेज तक पहुंचा देता है जिस स्टेज की आप बात कर रही हैं, कि घर के अंदर एंटर होकर समझ ही नहीं आती कि कौन सा फर्नीचर कहाँ के लिए सूटेबल था, इन्होंने और कहाँ फिर पे पता क्या रखा होता हुआ है है, कि कौन आपने सी वो चीज़ कहाँ सीलिंग जा रही भी है। लकड़ी की करवा लिया, आपने वुडन फ्लोर लगवा लिया है, basically। आपने जो दीवारें हैं वो भी ब्राउन कलर की, वो भी एक वुड वाली लुक दे रही हैं, और उसके बाद आपने इतना भारी भारी फर्नीचर रख लिया है, वो ड्रेसिंग टेबल इतनी भारी। तो वो चीज़ें जो है ना, मैंने अभी असल में रिसेंटली एक घर ऐसा देखा है, तो
हालांकि दे आर वेरी रिच पीपल, घर बहुत शानदार, लेकिन उन्होंने इतना उसको ओवर क्राउडेड एक्चुअली में कर दिया हुआ है कि वो खूबसूरत कहीं से नहीं लग रहा। वो ऐसे लग रहा है कि बस पैसा था तो उन्होंने सारा कुछ अपने कोशिश की कि फर्नीचर पर इन्वेस्ट कर जी दिया जी जाए। इसी तरह होते हैं हम। इनफैक्ट वी हैव इवन हैड सम क्लाइंट्स लाइक दिस कि जी अच्छा हमें ये चीज़ चाहिए, ये हमारी अम्मी को बड़ी अच्छी लगती थी, हम इसको नहीं यहाँ से हिला सकते, हमें और कोई चीज़ें साथ ब्लेंड इन कर दें। अच्छा ये मेरी बेगम के दहेज में आया हुआ है जी, ये नहीं यहाँ से ये हम हटा अम्मियों के सकते। जहेज से तो मैं खुद बहुत तंग हूँ। वो अम्मियों का जहेज 50 साल भी गुजर जाएंगे ना, वो तो कहेंगी मेरी लकड़ी अभी तक खराब नहीं हुई, हमारे वक्तों का फर्नीचर इतना अच्छा था। तो बस वो इसी तरह के कुछ लोगों के सेंटिमेंटल वैल्यूज़ जुड़े होते हैं कुछ फर्नीचर पीसेस के साथ, जिनको वो मूव नहीं करना चाहते या कुछ सर्टन जगहों से हटाना नहीं चाहते हैं, तो जिसकी वजह से फिर लोग कुछ चीज़ें उनके साथ ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स वेयर एन इंटीरियर डिज़ाइनर्स जॉब्स कम इन, कि अगर एक इंटीरियर डिज़ाइनर होगा तो वो बाकी चीज़ों को भी उसी हिसाब से डिज़ाइन कर कर उस चीज़ को एक एस्थेटिक अपील इस तरह की देगा, एक थीम क्रिएट करेगा, जो कि हमारे स्टूडियो शेडियो बाय शेख की यूएसपी भी आप कह सकते हैं कि दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। हम पाकिस्तान के पहले थीमेटिक स्टूडियो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अब थीमेटिक फर्नीचर स्टूडियो कॉन्सेप्ट का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि हर एक चीज़ जो एक कमरे के अंदर हो वो एक थीम के ऊपर स्ट्रीमलाइंड हो। अच्छा ठीक है। सो इफ़ देयर इज़ अ टेबल, द टेबल शुड गो वेल विद द सोफ़ा। सोफ़ा जो है वो फ्लोरिंग के साथ अच्छा लग रहा हो, वॉल्स के साथ अच्छा लग रहा हो, आपका आर्ट वर्क जो है वो आपके फर्नीचर पीसेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। सो इस सारे के सारे सिनेरियो को हम एक थीम प्रोसेस के थ्रू लेकर चलते हैं। पहले एक थीम सेट होती है क्लाइंट के साथ, उसके बाद हम उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो दिस इज़ जस्ट आर, कह सकते हैं कोशिश है हमारी कि हम इस चीज़ को रेक्टिफाई करें। क्या यही है या कोई और है? हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट आप कहते हैं 2 पॉइंट्स हैं हमारे। एक तो वी आर द फर्स्ट एवर थीमेटिक फर्नीचर स्टूडियो ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह मैंने अभी बताया। दूसरा, वी बिलीव इन बेस्पोक फर्नीचर। हम जो एक प्रोडक्ट बनाकर किसी एक दफ़ा एक क्लाइंट को ऑफ़र कर देते हैं, या वी डिज़ाइन अ प्रोडक्ट फॉर अ स्पेशल क्लाइंट और फॉर एनी क्लाइंट इन फैक्ट, तो दैट इज़ ओनली फॉर दैट क्लाइंट। वो हम दूसरे लोगों को या कमर्शियली उसको नहीं सेल करते। तो मतलब आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की ना कि थीम के मुताबिक चलना है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर आप अपनी चीज़ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। और वोट आई पर्सनली फील कि अगर आपकी छोटी जगह है तो उसमें बड़ा डेलिकेट सा फर्नीचर जो है वो होना चाहिए, और कलर स्कीम जो है वो भी बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि कोई ब्राउन कलर का है तो कोई ब्लैक कलर का है, इतनी बेसिक सेंस तो सब में होनी चाहिए। और अगर आपकी बड़ी जगह है तो उसके मुताबिक फिर आप उन चीज़ों को जो है वो सजा सकते हैं। बट एनी हाउ इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़र्नीचर को लेकर लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, क्लाइंट्स क्या डिमांड करते हैं। हमारे साथ इंटीरियर डिज़ाइनर हुज़ैम शेख मौजूद हैं। हुज़ैम, एक और चीज़ के बहुत से क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे ऑब्वियसली, और फिर कईयों को आपको काउंसलिंग उनकी करनी पड़ती होगी, तो आपको नहीं लगता कि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो वे किस्म की आपके सामने अपनी डिमांड्स रख रहे होंगे और आपको समझ नहीं आ रही होती हैं, आपको लग रहा होता है कि अगर हम इनके मुताबिक काम करेंगे तो वो शायद इतना क्वालिटी वर्क ना हो या इतनी खूबसूरती उसमें ना हो। सो फिर ऐसे क्लाइंट्स को डील करने के लिए आप उनको कैसे समझाते हैं, और क्या वो समझ जाते हैं या फिर आपको हार माननी पड़ती है? इस तरह होता है कि इस तरह के क्लाइंट्स ज़रूर आते हैं जो कि काफ़ी रिजिड होते हैं अपनी ऑलरेडी मेड चॉइसेस के ऊपर, कि जी हमने फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, हमें बहुत अच्छा लगता है जी, हमने यही टेबल बनवाना है, हमें यही काउच चाहिए, हमें यही बेड चाहिए, हमें दीवारों का यही कलर चाहिए, यही पेंट वर्क चाहिए। तो उसके ऊपर हम फिर इस तरीके से थोड़ा सा काम करते हैं कि हम उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ एक 1-to-1 सेशन करते हैं। हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, उनको दमसेल्व्स थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर आप आसान लफ्ज़ों में कहें तो। फिर हम उससे एक इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं कि अच्छा ठीक है, व्हाट डज़ दिस क्लाइंट एक्चुअली वांट। फिर हम 2 प्रपोजल्स तैयार करते हैं क्लाइंट के लिए। एक जिस हिसाब से वो हमें कह के गया होता है कि जी ये टेबल, ये चेयर, ये कुर्सी, ये सोफ़ा, ये वॉल्स, ये पेंट वर्क, ये आर्ट वर्क, सारा कुछ एक उस लिहाज से हो जाता है। एक हम अपने आइडियाज़ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। फिर हम उसको जब उसको कंपैरिजन के थ्रू और कंपेयर करके और लॉजिकली एक चीज़ समझाते हैं, तो फिर वो क्लाइंट समझ जाता है उस चीज़ को। क्योंकि अगर हम वैसे उसको कहते रहेंगे तो वो तब तक यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हम उसकी काबिलियत पर या उसकी सोच के ऊपर एक किस्म का सवाल उठाने वाली बात आ जाती है कि अगला सोच कर एक चीज़ आया है घर से, वो अपना माइंड मेकअप करके आया है
और आपने उसका डिसीजन चेंज करना है। तो कुछ लोग इस चीज़ को अपने ऊपर ले जाते हैं कि नहीं जी अच्छा मैंने जब ये चीज़ कह दी, मेरा घर है, मेरा या पैसे देने वाला मैं हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं वो बात कहना नहीं चाह रहा था, आपने कह दी है, लेकिन मोस्टली लोगों के अंदर यही चीज़ ही होती है। तो उस चीज़ को जब हम लॉजिकली उनको एक्सप्लेन करते हैं कंपैरिजन के साथ कि सर आप अगर इस तरीके से करवाएंगे तो दिस इज़ ऑल दैट्स गोना कम आउट, और वो इस तरीके से लगेगा। वेराज अगर हम आपको आपकी थीम के हिसाब से और आपकी जो हमने जितना आपको समझा है उस हिसाब से अगर हम आपको एक डिज़ाइन लेआउट बना कर देते हैं या काम इंटीरियर डिज़ाइन आपके रूम का या घर का व्हाट्सएवर करके देते हैं तो वो इस तरीके से लगेगा। तो वंस द क्लाइंट गेट्स टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ ठीक है दोनों चीज़ों में एक फ़र्क है, एक चीज़ लॉजिकल है, समझ आ रही है, तो वो मान जाता है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं नहीं जी हमें इन दोनों का मिक्स कर दें, आप हमारी मर्ज़ी की भी कुछ चीज़ें डाल दें, कुछ अपनी मर्ज़ी से भी डाल दें। तो फिर हम उसमें कोशिश यही करते हैं कि हम वी ट्राई एंड लुक फॉर आइटम्स दैट वुड सूट द प्लेस बेटर, उनकी कही हुई चीज़ों के हिसाब से। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी यहाँ पर जानना चाह रही हूँ कि मतलब एक वक्त था जब लकड़ी का फर्नीचर बहुत ज़्यादा इन हुआ, उसके बाद आया रॉट आयरन, फिर उसके साथ एक डीको पेंट भी आया अभी, फिर उसके बाद अब तो मेरे ख्याल में जिसकी अफोर्डेबिलिटी है वो ला के उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये फर्नीचर में अगर हम देखें तो अभी करंट चीज़ें क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं और लोग उनको ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी रखते हैं बाय करने का? जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि पहले फर्नीचर बहुत क्लासिकल गाउडी होता था, बड़ा बड़ा सा होता था, फिर वो रॉड आयरन में चला गया, फिर उसके बाद वो डीको पेंट वाली आइटम्स आनी शुरू हो गई, विच को MDF के अंदर सामान बनना शुरू हो गया। तो MDF और HDF के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आइटम्स, यूजुअली MDF और HDF के थ्रू मोल्ड करके बनाई जाती हैं। विराज जितनी आपकी क्लासिकल और नियो क्लासिकल आइटम्स होगी वो उसमें वुड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आइटम्स के अंदर वुड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर हम उसी चीज़ को ही देखते हुए बात करें तो आजकल का जो ट्रेंड है वो मिनिमलिस्टिक फर्नीचर की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। मिनिमलिस्टिक से मुराद ये है कि द फर्नीचर शुड बी वेरी सिंपल एंड ईजी। उनको कोई बहुत ज़्यादा शेप्स या बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं चाहिए, उनको गोल्ड एलिमेंट्स नहीं चाहिए, उनको सिल्वर एलिमेंट्स नहीं चाहिए, उनको नेचुरल टोन्स में प्ले करना अच्छा लगता है। आजकल का ट्रेंड भी उसी तरह ही है। अच्छा, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं मतलब जो इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाना चाहते हैं, उससे रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, बट सबके मोस्टली लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद इंटीरियर डिज़ाइनर के पास आप जाएंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं या हमें कुछ ऐसा प्लान दे देंगे जो हमारे बजट में नहीं होगा। सो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और ऑब्वियसली क्या आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू देयर बजट जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्लाइंट की पॉकेट बहुत ज़्यादा मैटर करती है? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दिस इज़ द डिफरेंस दैट आई एम हेयर टू मेक, कि मैं चाहता भी यही हूँ कि हर किसी को इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट के साथ एजुकेट किया जाए। तो व्हेन इट कम्स टू दैट व्हाट वी एट आवर फर्म डू इज़ कि हम क्लाइंट का बजट उससे एक आइडिया ले लेते हैं एंड देन वी ट्राई एंड फिट इन द पीसेस जो उसके बजट के हिसाब से हों। ठीक है, हम ये कोशिश नहीं करते कि जी अच्छा ठीक है ओके वी ट्राई एंड सेल द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम आउट। हम कोशिश ये करते हैं कि जो क्लाइंट की जगह है, जो क्लाइंट का घर है, उसमें क्या चीज़ अच्छी लगेगी। कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक एग्जांपल अगर 100 रुपये की चीज़ है और एक 1000 की है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो चीज़ उस जगह पर जाके अच्छी लगनी चाहिए और उसकी यूजेबिलिटी में आनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जी मैं क्लाइंट के घर में दे तो दूँ। वो फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा फीस ऑन ए बजट ऑल्सो, तो मैं उसको बजट बस उसका पूरा कराने के लिए उसको ऐसी चीज़ें दे दूँ जो कि साल के बाद उसके किसी काम की ना हो, वो यूजेबिलिटी में ही ना उस तरह आ रही हो, तो देयर इज़ नो पॉइंट। सो जैसे मैंने पहले कहा, हम क्लाइंट के साथ जब 1-to-1 सेशंस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। जी, हम अच्छा, काफ़ी एक ज़्यादा आखिरी आइडिया सवाल कर लेते क्विकली आपसे इसका भी जवाब चाहूँगी कि लाइक ये हमारे सामने एक टेबल पड़ी हुई है, हमने इस पूरे रूम का इंटीरियर जो है वो चेंज करना है, तो आपको क्या लगता है इस टेबल को भी रेनोवेट करके मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप बाहर जाएं मज़ीद नया फर्नीचर ख़रीदें, उस पर ऑब्वियसली आपकी एनर्जी, टाइम, हर चीज़ ज़्यादा डबल लगेगी और अब चीज़ों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। जी बिल्कुल। सो व्हाई नॉट कि हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल सोर्सेज हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हुए उन्हीं को रेनोवेट किया जाए। आप क्लाइंट्स को इस हवाले से भी गाइड करते हैं या ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि कॉमन होना चाहिए? कॉन्सेप्ट ये हमारे मुल्क के अंदर कॉमन, लोग यूजुअली प्राइवेट लेवल के ऊपर ये काम ज़रूर करते हैं कि जो लोग फॉर एग्जांपल इफ समवन किसी के घर पे कोई सामान कोई अनपॉलिश है, हो गया, ख़राब हो गया, स्क्रैचेस आ गए हैं, उसको दोबारा पॉलिश उसने करवाना है,
तो वो उसको लोकली किसी कारीगर को बुलवाता है, उससे पॉलिश करवा लेता है। लेकिन what we suggest to the clients is कि अगर उसके घर हम फॉर एग्जांपल इफ़ यू विजिट अ क्लाइंट्स हाउस और अगर उनके घर के अंदर हमें कोई फर्नीचर एलिमेंट्स नज़र आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों, डिफरेंट हों, यूनिक हो, तो हम उनको खुद यही सजेशन देते हैं कि साहब इसको चेंज ना करें, हमें भेज दें, हम इसको पॉलिश करके कंपाउंड करके विल गिव इट एन एब्सोल्यूट न्यू लुक और हम आपको इसको वापस डिलीवर कर बिल्कुल देंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि फर्नीचर जो है वो एक आर्ट है। सारे के सारे फर्नीचर पीसेस आर्ट पीसेस की तरह कंसिडर होते हैं। उसके ऊपर एक कारीगर की मेहनत लगी है, उसके ऊपर उसने अपना खून पसीना बहाया है, उसने अपना टाइम दिया है उस चीज़ के सो ऊपर। वंस अगेन अगर आपके पास बजट नहीं है, सो आप अपने फर्नीचर को रेनोवेट भी कर सकते हैं। प्लस ये कि कोशिश ये करें कि अपनी स्पेस के मुताबिक जो है वो फर्नीचर को एडजस्ट करने की कोशिश करें। स्पेस कम है, फर्नीचर भी डेलिकेट होना चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं चंद एक छोटी छोटी टिप्स हैं मेरे ख्याल में, ये तो बेसिक सबको ही पता होने चाहिए। बट वंस अगेन अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनर की रहनुमाई चाहिए, सो आपको अपने बजट के मुताबिक भी जो है आजकल ये अवेलेबल चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच हुज़ैम शेख, हमारे साथ शो में मौजूद थे। वंडरफुल हैविंग यू इन आवर Thank शो। you for सो inviting व्यूअर्स, me. इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।